नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। इस देश में दो तबके हैं। एक तबका ऐसा जो कि शान में गुस्ताखी होने पर गला काट लेता है। दूसरा एक तबका वो है जिसके शिवलिंग को क्या कुछ नहीं कह दिया जाता है, फिर भी वो शांत रह जाता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों तबके कौन हैं, लेकिन अब एक अलग राजनीति देश में 4 जून के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी को शायद लगने लगा है कि वो जिसकी राजनीति करते हुए 202 सीट से 303 तक पहुंचे, उन्हीं की राजनीति करना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ तो डंके की चोट पर लगातार कहते ही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम योगी वाली ही भाषा बोल रहे हैं और पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले मौज काटेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाएंगे, उसके बाद पंकज प्रसून जी से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर से बीजेपी अपने हार्डकोर हिंदुत्व वाले एजेंडे पर लौट रही है। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। पहले बयान सुनते फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पंकज जी, हमें अपने अतीत को याद रखना है। वो अतीत जो अंग्रेजों के दौर में था, वो अतीत जो मुगलों के दौर में था, वो अतीत जो 92 में राम मंदिर के वक्त हुआ था, उसी अतीत की याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माफ कीजिएगा जी। बिल्कुल रोहित, कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने कैसे कहा कि हम दोबारा औरंगाबाद नाम रख देंगे संभाजी नगर का, या फिर धाराशिव का हम नाम अहिल्याबाई होलकर जो था उसका ये सब का नाम बदलेंगे, औरंगाबाद रखेंगे, अहमदनगर रखेंगे। वो क्यों कह पाते हैं ऐसा, कभी सोचा है? उनको पता है कि वो जिस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं उसकी जनसंख्या महज 10 से 15% होगी महाराष्ट्र में, लेकिन वो एक है। और दूसरी ओर जो 80% जनसंख्या वाले लोग हैं, उन्हें अपने देश से ज्यादा, अपने धर्म से ज्यादा अपनी जाति प्यारी है, अपनी पहचान। और हम में से किसने इतिहास में यह नहीं पढ़ा है कि जब मुगल आए तो हमारे राजा आपस में लड़ रहे थे, आपस में एकता नहीं थी, इसलिए वो सफल हुए। बिल्कुल। अगर क्या अंग्रेजों के बारे में हमने ये नहीं पढ़ा है कि उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, भारतीयों को बांटो और राज करो। मुश्किल से 3000 अंग्रेज आए थे उस वक्त, और उन्होंने उन 3000 अंग्रेजों ने भारतीयों की मदद से पूरे भारतवर्ष पे शासन कर लिया था। तो एक देश का प्रधानमंत्री अगर ये बोल रहा है कि आपस में एकता रखो, देशवासी एकता रखो, आप बटोगे तो आपको बांटने वाले मौज करेंगे, महफिल सजाएंगे, इसमें गलत क्या है बताइए ना। अभी हम आज 1-2 दिन के उदाहरण आपको कुछ समझा रहे हैं और शायद दर्शकों की समझ में आ जाए। एक डासना मंदिर है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। वहां हजारों की संख्या में कुछ भेड़िए हाथों में पत्थर लेकर, तलवारें लेकर, डंडे लेकर आ गए और मंदिर पे हमला करना शुरू कर दिया। उनको अपने स्ट्रीट पावर पे भरोसा है, मतलब सड़क की जो ताकत है उस पे भरोसा है। वो शाहीन बाग पे बैठ जाएंगे, वो हाथों में पत्थर लेकर जम्मू कश्मीर को अशांत करेंगे, वो शहर शहर ट्रेनों में बम लगाएंगे, बाजारों में बम फिट करके भाग जाएंगे, क्योंकि उनको इसी नीति पर भरोसा है। लेकिन हमारा क्या कहना है? हमारा कहना है कि यह देश चलेगा संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। अगर किसी ने गलत बयानबाजी किया हो, कुछ भी किया हो, तो देश का कानून उसे सजा देगा। बिल्कुल आप भीड़ की शक्ल में आकर थोड़ी ना सजा देंगे, उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। बिल्कुल पंकज जी, भीड़ की शक्ल में आकर सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है, देश संविधान से चलेगा। लेकिन मैं यहां पर यह जानना चाहता हूं, मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि 2 तबके हैं। एक वो तबका जो कि शान में गुस्ताखी होने पर गला उतार ले रहा है, एक वो तबका जिसके शिवलिंग को, जिसके ज्ञानवापी को कुछ भी कह दिया जाता है, फव्वारा कह दिया जाता है, वो शांत बैठा रहता है। इसीलिए आज जरूरत आन पड़ी है कि योगी आदित्यनाथ को भी कहना पड़ रहा है,
बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री को भी यही कहना पड़ रहा है। बटेंगे नहीं, हम बटे हुए हैं। हम्म। क्या आपको पता नहीं कि जेएनयू की दीवारों पर मां दुर्गा, जिसकी हम आज आराधना कर रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है, क्या उन्हें वैश्या नहीं कहा गया, लिखा नहीं गया कि वो वैश्या थी देवी दुर्गा? क्या मां सरस्वती को इन्होंने वैश्या नहीं कहा? क्या आपके शिवलिंग को इन्होंने अश्लील भाषा के रूप में उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया? वो तब है जब वो महज 20 से 22% है। जिस दिन वो 30% से ऊपर हो गए, क्या क्या नहीं बोलेंगे, और आपकी बहन बेटियों के बारे में बुरा बोलेंगे। वो आपके पहनावे, आपकी साड़ी को अपमानित करेंगे, वो आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशन को अपमानित करेंगे। बहुत सारे लोग आज भी खुलेआम कहते हैं कि मुगलों के आने के पहले यहां के लोगों को खाने पहनने का शऊर नहीं था, कहते हैं कि नहीं? और आप दांत निपोड़ते हैं। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि हम बेगैरत समाज हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है। हमें अपनी जाति का उत्थान चाहिए। आप जाति में भी कई उपजातियां बना के रखी हैं। हम क्या कर रहे पता है? हम एक पंजाबी हैं, एक बंगाली हैं, एक मराठी हैं, एक तमिल हैं, पर हम भारतीय बाद में हैं। सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे हम एक भारतीय नजर आते हैं, उसके बाद कहीं नहीं। बिल्कुल पंकज जी, जातियों की जब बात होती है तो बिहार में जीतन राम मांझी का मजाक यादव उड़ाते हैं, यादवों का मजाक ठाकुर उड़ाते हैं। मैंने देखा, बताइए ना। बिहार नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। वहां का भी ताजा तरीन उदाहरण है मुसहर और यादवों के बीच का, तो वो मैं बता रहा था। बिल्कुल, ये तेज प्रताप यादव, वो जीतन राम मांझी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो उनके पिता के उम्र के हैं, जो उनके पिता के साथ राजनीतिक शुरू कर चुके हैं, और जब लालू यादव पहली बार विधायक बने थे, उससे पहले कांग्रेस से विधायक थे जीतन राम मांझी, और उस इंसान को ये क्या अपमानित कर रहा है? कह रहा है चूहा खाता है, मूस खाता है, क्योंकि जीतन राम मांझी की जाति जो सोकल, वो पिछले जाति से आते हैं। इस तरह का खुलेआम अपमान होगा क्या? आप वो जानते हैं, बहुत सोच समझ कर किया है। उसे पता है कि बिहार के लोग कहीं हिंदू के नाम पे या कहीं देश के नाम पे वोट ना दे दें, इसलिए जाति में बांटो। नहीं आप बटिएगा तो आपकी जाति को गाली देना शुरू करेगा बांटने वाला। इसीलिए जातिगत जनगणना करवाने के लिए विपक्ष पड़ा हुआ है। जातिगत जनगणना इस देश में हिंदुओं को तोड़ने की, अलग जातियों की जनगणना होती। बिल्कुल बिल्कुल, जातिगत जनगणना को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? भी बिल्कुल, जातिगत जनगणना बात कर रहे थे। ऑडियो आ रही है? बिल्कुल ऑडियो आ रही है। जातिगत जनगणना क्या विपक्ष इसीलिए कराना चाह रहा है? बिल्कुल, ताकि फूट डाल सके। मैं एक सवाल करता हूं, सवाल करता हूं, और देश की जनता को जवाब देना है। जातियों में सिर्फ हिंदुओं की जातियों की गणना क्यों हो, मुसलमानों की जातियों की गणना क्यों ना हो? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे सारी बातें समझ में आ जाएगी। नहीं, इस सवाल का आप एक जवाब कॉलम बना के रखें, एक मुस्लिम और बाकी हम जो हिंदू हैं, उनको अलग अलग से इसका जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन उनका बस एक ही कहना है कि मुस्लिम एक ही है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? कि मुसलमानों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस पर मैंने एआईएमआईएम के कई नेता, कई मुस्लिम स्कॉलर से बात की। उनका कहना है कि मुसलमान बटा हुआ नहीं है, मुसलमान एक है। पंकज जी, तो जिस तरीके से जाति को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, और यही आज वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ को भी कहना पड़ रहा है। एक बार सीएम योगी का बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सीएम योगी का बयान सुनाते ही आते हैं पंकज जी। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बात, बिल्कुल पंकज जी, वही बात योगी आदित्यनाथ जो कुछ वक्त पहले कह रहे थे, आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जातियों पर हम बात कर रहे थे। बहुत छोटे में जानना चाहूंगा, जातिगत जनगणना क्या इसीलिए कराया जा रहा है ताकि हिंदुओं में फूट डाली जा सके? क्योंकि हिंदुओं में तो अलग अलग जाति जोड़ी जाएंगी और मुसलमानों की एक गणना कर दी जाएगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी साजिश। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए, कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल हो, उन्हें लगता है कि अगर इस देश का हिंदू
सिर्फ हिंदू बन के वोट करेगा तो कभी उनकी सत्ता नहीं आ सकती। इसलिए इन्हें बांटो। वो क्या करेंगे? यादव, दलित, सवर्ण इस तरह पहले बांटेंगे और क्षेत्रवाद के रूप में ही बांटेंगे। वो दक्षिण भारत, उत्तर भारत की बात करेंगे। वो नॉर्थ ईस्ट के हमारे ही बंधुओं को तरह तरह के अपमानजनक शब्दों से नवाजेंगे। वो क्या करेंगे कि पंजाबियों को अलग, सिखों तुम अलग हो, बौद्ध तुम अलग हो, जैन अलग हो, पारसी अलग हो। हिंदुओं में भी उन्होंने शंकराचार्यों तक को बांट के रखा है और आज भी वो ये बात खुलेआम बोलते हैं। खुलेआम। अच्छा, राहुल गांधी जैसा कन्वर्टेड नहीं बोलता, वो अर्ध हिंदू, अर्ध क्रिश्चियन, अर्ध पारसी, वो सारा आधा आधा है कि नहीं? वो कौन होता है ये बताने वाला कि हमारे धर्म में हमारे वो जो देवता है उनको अपमानित करने वाला कौन होता है? बिल्कुल पंकज जी। और कभी उसने कभी जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया है? कभी प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक इस सब की चर्चा की है? समस्या देखिए, क्योंकि उनको ही पता है कि इस धर्म में गला काटने वाला कोई नहीं है जो कि पहुंच जाएगा उनके घर के सामने बवाल करने, हथियार लेकर, तलवार लेकर, पत्थर लेकर। इसीलिए सबको आज़ादी है कि हिंदू धर्म पर, सनातन पर खुलकर बोल लेते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है पंकज जी, आखिरी सवाल बहुत छोटे में जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी हार्ड कोर हिंदुत्व वाले मुद्दे पर लौट रही है? क्योंकि 2 सीट से 303 तक उसे हिंदुत्व के मुद्दे नहीं पहुंचाया था। बीजेपी का सर्वनाश हो जाएगा सबका साथ सबका विकास के चक्कर में। कश्मीर घाटी के कल ही एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि सिर्फ 3% वोट इसे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सबसे ज्यादा फंड अगर मोदी सरकार ने किसी एक रीजन को दिया है तो कश्मीर घाटी को दिया है। आप सोने की सड़कें, उनके घर सोने के मढ़वा देंगे, वो नहीं वोट देने वाले। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ। पसमंदा सम्मेलन करने निकले थे मोदी जी, क्या हुआ? कितना वोट मिल गया इनको? बहुमत भी नहीं मिला। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि दर्शक यहां से समझ जाएंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप। आखिरी लाइन में एक महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं। जी जी। ईसाइयों में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के रूप में एक वॉर लगभग है और एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होते हैं। 3 भाग उनका है। मुसलमानों में शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहता। आप तमाम मुस्लिम देशों में चले जाइए, अहमदिया का क्या हाल है। बिल्कुल, इजराइल और ईरान में चल रहा है, अरब देश बटे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता क्यों नहीं बोलता? इस बात को इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता क्यों नहीं बोलता? वो हमेशा हमें ही क्यों बांटता है? क्योंकि उनको पता है कि आपको बांटना आसान है। मुझे जहां तक लग रहा है आपको बांटना आसान है, इसीलिए बहुत अच्छे से बांटकर आपके लिए सदन में भी कुछ बोल जाते हैं, बाहर भी कुछ बोल जाते हैं और आप खामोश बैठे सुनते रहते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ वाली ही भाषा दोहराई है कि बटेंगे तो बांटने वाले मौज काटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से होंकार भर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।